मोदी जी छाती पीट कर कह रहे हैं कि मैं एक अकेला सब पर भारी। भाई भारी थे तो 9 साल तक क्या कर रहे थे मोदी साहब? आपने तो जिनके के खिलाफ सीडी निकाली, पुस्तकें निकाली, उनको सबको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया वॉशिंग मशीन से धोकर। कितने झटके लगेंगे गौरव भाटिया जी कह रहे हैं। अब मुझे लगता है इनको सब पता है। ईडी और सीबीआई इन्हीं को रिपोर्ट कर रही है। आजकल लग रहा है कि किस किस को कहां झटके लगेंगे। देश के लोकतंत्र का माहौल बना दिया है आपने, संसद का माहौल बना दिया है। जान बचाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और ये फिर जो इंस्टिंक्ट है वो इतना स्ट्रांग होगा कि 24 तक साथ रख पाए आप लोगों को। देखिए, मुझे लगता है जिन जिन को जान बचानी थी वो भाजपा में चले गए। बीजेपी के पास तो एक वॉशिंग मशीन है। भ्रष्टाचारी जो उनकी पार्टी ज्वाइन कर ले, वो भ्रष्टाचारी जो है वॉशिंग मशीन में से निकलता है, ठीक हो जाता है। सैकड़ों एग्जाम्पल हैं ऐसे। और वो भूल गए इलाहाबाद के तट पर गंगा के किनारे जब लाखों लाशें हिंदुओं की थी या मुसलमान की, किसी को पता था? वो अंतिम संस्कार का मौका नहीं मिला। अब कह रहे हैं साहब वो डॉल्फिन आ गई वहां पर। चीते भी आए थे थोड़े दिन पहले। 5 दिन तक पूरे हिंदुस्तान में चीते ही चीते दौड़ रहे थे। ये एंकर तो चीते की ड्रेस पहन के चीते दौड़ा रहे थे। अंजना जी, आपकी नहीं कह रहा हूं मैं। इनका द्वेष देखिए। अनुराग जी, किस तरह से वहाँ 4-6 लोगों का, ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से कुश्ती का मैदान है जहाँ एक पहलवान बाकायदा 6 लोगों से लड़ रहा है और आखिरकार वो जीत जाता है। तो ये हैरानी तो होती है अपने आप में। आज हमने कई चैनल हैं जिनको बैन किया हुआ है। रिपब्लिक है, टाइम्स नाउ है, नव भारत है, तमाम चैनल्स हैं जिनके ऊपर कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं जाते हैं। हमने तो यहाँ तक देखा कि एंकर्स जो हैं ब्रेक में बीजेपी के प्रवक्ताओं को टिप्स देते हुए पकड़े गए। बीजेपी के प्रवक्ताओं को ये कहते पकड़े गए कि मैं ऐसे शुरू करूंगा सवाल, फिर आपको ये जवाब देना है, फिर हम ऐसे घेरेंगे। तमाम मौकों पर हमने देखा कि मैसेजेस आपस में एक्सचेंज हुए, क्वेश्चंस एक्सचेंज हो जाते हैं। इस लेवल तक डिबेट चली गई, तो बड़ा दुखद है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है मीडिया, या मैं कहूं जिसे रवीश कुमार कहते हैं गोदी मीडिया, या मैं कहती हूं दरबारी मीडिया। तो सीधे तौर पर इस मीडिया पे जो उनका काबू है पिछले 10 साल से और उससे पहले से भी मीडिया लगातार उनसे हमदर्दी रखता रहा। उनके प्रधानमंत्री बनने में भी एक बड़ा रोल है उनकी इमेज बिल्डिंग के लिए। तो जाहिर सी बात है इस वक्त जो सबसे बड़ी ताकत नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए है, वही सबसे बड़ी कमजोरी ऑपोजिशन के लिए है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार और एक ऐसे व्यक्ति जिनका हर वीडियो मैं कहूंगी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर जाता है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा महारथी जो अगर 4-6 पैनलिस्ट बैठे होते हैं, जो डिबेट्स होती हैं शाम के वक्त आप देखेंगे तमाम चैनलों पर, जो कि एंटी ऑपोजिशन एजेंडा चलाया जाता है, ये व्यक्ति उन सबको अपनी आवाज से धराशायी कर देता है। ऐसे बहुत कम लोग हैं विपक्ष के पास और खासकर कांग्रेस पार्टी के पास। बहुत बहुत स्वागत है आपका आलोक शर्मा जी द वायर से बातचीत करने के लिए। आप जो हैं वो किस तरीके से आप एक ही मैं कहूंगी कि अस्त्र चलाते हैं और सब कुछ धड़ाम हो जाता है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? बहुत सारे लोग द वायर पर ये जानना चाहते हैं, बल्कि मैं कहूंगी जनता की मांग पर हम आपको यहाँ लेकर आए हैं कि आखिर कौन सा ऐसा सूत्र है आपके पास जिसके जरिए आप एकदम धराशायी कर देते हैं? देखिए आरफा जी, मेरा एक बहुत बड़ा वो सूत्र रहा शुरू से ही। मैंने आपके साथ राज्यसभा टीवी में भी, मुझे याद है 12-13 में बहुत डिबेट्स की, और मैं आज किसी को बता रहा था कि जिस तरह से तेज तर्रारता से आप सवाल पूछती थी, वो उसी तरह से हमें ट्रेनिंग मिली उस समय पर। सूत्र केवल एक ही है कि मैं पार्टी से भी पहले देश और समाज के लिए सोचता हूँ कि कौन से विषय को मुझे किस तरह से लेना है। मेरे पास भी तमाम लोभ, लालच, प्रलोभन, डर सब आए कई वर्षों से, और लगभग मैंने 8000 टीवी शो किए हैं, डिबेट्स किए हैं पिछले 10-11 साल में। मैंने हमेशा से विपक्ष की एक आवाज कैसे जनता के बीच में पहुंचाई जा सके, उसको निर्भीकता से भगवान को साक्षी मानकर पहुंचाने का प्रयास किया, और काफी हद तक मैं उसमें सफल भी रहा, क्योंकि मेरी आवाज में कहीं ना कहीं जो मुद्दा था या जिस मुद्दे को मैंने टैकल किया, माँ सरस्वती का आशीर्वाद तो रहा ही, साथ के साथ कहीं ना कहीं सच्चाई का धरातल भी परमात्मा ने दिया, जिस वजह से मैं शायद जो तमाम शब्द आपने गोदी मीडिया और तमाम कहे, मैंने उसके टक्कर लेने का अपना एक साहस जुटा पाया। और मैं उम्मीद करता हूं परमात्मा और ताकत देंगे कि मैं इसी तरह से आवाज उठाता रहूं।
आलोक जी, यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि ये हज़ारों करोड़ की इंडस्ट्री है जो एक व्यक्ति की इमेज बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होती है और बार-बार जनता को ये बताया जाता है कि देखिए आपके पास अगर आप परेशान भी हैं नरेंद्र मोदी से, महँगाई भी अगर हो रही है, बेरोज़गारी भी हो रही है, आपके हालात ख़राब हैं, देश में सांप्रदायिकता का नंगा नाच भी हो रहा है, विश्व गुरु भी नहीं बन पाया भारत, उसके बावजूद भी कोई विकल्प नहीं है। उस पूरी इंडस्ट्री को एक तरह से चुनौती देते हैं जो स्पोक्स पर्सन बैठते हैं स्क्रीन पर। लेकिन इसके साथ साथ एक जो ऑल्टरनेट जो व्यू है वो ये भी है कि आप उस स्क्रीन को जब विपक्ष का कोई प्रवक्ता जाके बैठता है तो एक तरह से वैधता या लेजिटिमेसी देता है और कई बार ये बहस भी होती है कि क्यों ना इन चैनलों का बहिष्कार किया जाए। देखिए आरफा जी, जो कुछ चैनल्स हैं उसमें तो हालत ये रही कि पांच पांच लोग एक ही तरह की विचारधारा के, खास तौर पर राइट विंग के बैठे होते हैं। और एंकर भी जिस तरह का रोल होता है, प्रोड्यूसर का जिस तरह का रोल होता है, इवन चैनल के मालिक का जिस तरह से रोल होता है, वो पूरा देश देख रहा है। और अपनी बात को उस पूरे माहौल के अंदर रखना कई बार बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और सभी लोगों का एक ही चीज होती है कि कांग्रेस अगर सवाल पूछ रही है या कांग्रेस का प्रवक्ता सवाल पूछ रहा है या माइनॉरिटी के ऊपर कोई सवाल पूछा जा रहा है या गरीब के लिए सवाल पूछा जा रहा है, किसान के लिए, तो उनके पास एक सेट पैटर्न होता है कि किस तरह से अपोजिशन को दबाना है। देखिए, चाहे वो अर्थनीति हो, चाहे इनकी सामाजिक नीति हो, चाहे विदेश नीति हो, मोदी साहब की तमाम चीजें पूरी तरह से फेल रही हैं। हमारे जितने पड़ोसी देश थे सब हमसे दूर हो गए। पाकिस्तान रशिया के नजदीक चला गया, नेपाल हमसे दूर चला गया। जिस तरह से इनकी विदेश नीति के नाम पर नमस्ते ट्रंप और तमाम चीजें हुई, श्रीलंका में इंटरफेरेंस, जिस तरह से इजराइल के अंदर इंटरफेरेंस, तो विदेश नीति पूरी धराशायी थी। लेकिन उसके बावजूद मोदी जी की इमेज को कैसे बनाया जाए, इस पर पूरी स्ट्रैटेजी एक लोगों की चलती है, मुझे ऐसा लगता है। उसमें एक बहुत बड़ा वर्क काम करता है, वो पीएमओ से लेकर, पीएमओ के अधिकारियों से लेकर, और सब लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। किस विषय को आज उठाया जाए, किस विषय को दबा दिया जाए, किस विषय को अननेसेसरीली उठा दिया जाए। किसानों को अगर वो 1 साल से बैठे हैं तो कैसे उनको खालिस्तानी कहा जाए। अगर कोई जनता सवाल उठाती है कि साहब नोटबंदी में गबन हुआ है, तो कैसे उनको देशद्रोही ठहराया जाए। हमारे जवान अगर शहीद होते हैं तो भी मोदी जी का वाह वाह मोदी जी और मोदी जी मुमकिन है, किस तरह से वो चीजों को किया जाए। पहले मात्र सोशल मीडिया 2010 से लेकर अगर आप देखें तो 15-16 तक सोशल मीडिया इनका बहुत मजबूत था और वो इन चीजों को ट्रेंड करता था। लेकिन उसके बाद से या तो लालच था, प्रलोभन था, या डर है कि तमाम जो नोएडा के जो बड़े बड़े चैनल्स अपने आप को कहते हैं, जिन्होंने अपनी साख को भी दांव पर लगाया, लेकिन मोदी जी की इमेज को हर प्रयास में उनको बनाने का प्रयास किया। अभी आपने देखा होगा लेटेस्ट एग्जांपल, मोदी जी यूएसए से आए, अभी तक वो न ड्रोन की डील का पता चला कि क्या हुआ उसका, ना उसके रेट फिक्स हुए। मतलब इससे खराब विदेश नीति नहीं हो सकती। देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, एक डील साइन हो गई, डील साइन हो गई, चिल्लाया जाता है, और अभी तक देश को ये नहीं पता कि वो ड्रोन 4 गुना कीमत में लिया गया या 3 गुना कीमत में लिया गया। राफेल में क्या हुआ, तमाम कैबिनेट कमेटीज को बाईपास किया जाता है। ईडी जो तमाम मुद्दों को लेकर पूरे देश को खौफ में रखता है, उसके ही टॉप मोस्ट आदमी को सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगाती है, लेकिन किसी मीडिया की हिम्मत नहीं होती है कि उस पर एक बड़ा शो कर दे। मणिपुर के अंदर जो हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री मणिपुर का मां नहीं बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से तमाम चीजें चल रही हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरा प्रयास है और एक कुत्सित प्रयास है, और ये देश के भारतीय लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती। जी, लेकिन आलोक जी, उस सवाल का मुझे जवाब नहीं मिला कि एक जो वैकल्पिक सोच ये भी है कि आप कह रहे हैं आपने 8000 डिबेट में हिस्सा लिया। मैंने खुद ये कहा कि आप किस तरह से वहाँ 4-6 लोगों का ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से कुश्ती का मैदान है, जहाँ एक पहलवान बाकायदा 6 लोगों से लड़ रहा है और आखिरकार वो जीत जाता है। तो ये हैरानी तो होती है अपने आप में, लेकिन क्या आप इस बात में भी विश्वास रखते हैं कि किस तरीके से इस पूरी बहस में हिस्सा लेकर क्या उन चैनलों को एक तरह से वैधता दी जाए? एक सोच ये भी है कि अगर ऑपोजिशन के लोग शामिल नहीं होंगे तो बहस ही नहीं होगी। देखिए, मुझे लगता है उसका भी उन्होंने एक वैकल्पिक रास्ता निकाला हुआ है। आज हमने कई चैनल हैं जिनको बैन किया हुआ है। रिपब्लिक है, टाइम्स नाउ है, नव भारत है, तमाम चैनल्स हैं जिनके ऊपर कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं जाते हैं। और आरफा जी, आप देखिए कि जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है डीडी न्यूज, उसको भी कांग्रेस ने बाइकआउट किया हुआ है कुछ महीनों से। मतलब डीडी न्यूज को कांग्रेस को अगर बाइकआउट करना पड़ रहा है तो आप देखिए क्या हालात होंगे। हमने लगभग 9-10 महीने
पूरे मीडिया को भी बायकॉट करके देखा जब हमारे इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला जी थे। लेकिन उनका वैकल्पिक रास्ता ये है कि डमीज को बैठा लीजिए, जिन लोगों को कांग्रेस की हिस्ट्री का नहीं पता उनको बैठा लीजिए, कांग्रेस समर्थक करके बैठा लीजिए। अब एक जो नॉर्मल व्यूअर है उसको नहीं पता चलता है कि आधिकारिक प्रवक्ता और एक समर्थक में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने देखा कि अगर हम आवाज ही नहीं उठाएंगे तो वो और गलत रास्ता होगा। हम क्योंकि उनका बहुत बड़ा एजेंडा है, उनके पास बहुत बड़ा तंत्र है। अब जैसे द वायर है या तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स भी बाद में आए, लेकिन उनके भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स बड़े पावरफुल हैं। आज तक हो चाहे तमाम हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा, लेकिन उनके सोशल मीडिया पर भी फिर उसी तरह का प्रोपेगेंडा चलता है। हमने तो यहां तक देखा कि एंकर्स जो हैं ब्रेक में बीजेपी के प्रवक्ताओं को टिप्स देते हुए पकड़े गए, बीजेपी के प्रवक्ताओं को ये कहते पकड़े गए कि मैं ऐसे शुरू करूंगा सवाल, फिर आपको ये जवाब देना है, फिर हम ऐसे घेरेंगे। तमाम मौकों पर हमने देखा कि मैसेजेस आपस में एक्सचेंज हुए, क्वेश्चंस एक्सचेंज हो जाते हैं। इस लेवल तक डिबेट्स चली गई। तो बड़ा दुखद है कि जी। डिबेट और मीडिया भारतीय लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ माना जाता है वो जनता का विषय उठाएगा। बड़ी बड़ी हैरानी मुझे हुई भी और नहीं भी हुई। मैं भी एक जमाने में उसी टीवी का हिस्सा थी। आप कह रहे हैं ब्रेक में बाकायदा बीजेपी के प्रवक्ताओं को टिप्स वो देते हैं। अब अगली बात में आ जाती हूँ, और आपने अच्छा हुआ इस बात को साफ भी कर दिया। कई बार हमारे खुद चैनल के जो दर्शक हैं वो भी बार बार ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आखिर जाते ही क्यों हैं। आपने कहा कि सिंपैथाइजर या सपोर्टर के नाम पर किसी को भी बिठा लिया जाता है और जस्टिफाई किया जाता है, वो और भी ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी को मैं देख रही हूँ लगातार पिछले 2 साल से मैं कहूँ, या फिर अगर प्रिसाइसली देखा जाए तो जब से उन्होंने पिछले सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, उनकी जो मीडिया स्ट्रेटेजी है उसके बारे में भी हमें कुछ बताइए आप कि उनकी मीडिया स्ट्रेटेजी है क्या। वो किसी जिसे तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया हम कहते हैं उनसे तो वो बातचीत नहीं करते। डिजिटल नेटवर्क्स के साथ भी बहुत ज्यादा मैं उनको इंटरेक्ट करते हुए नहीं देखती हूँ। 2019 में मैंने बहुत कई साल पहले उनका एक इंटरव्यू किया था। लेकिन कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो इंडिविजुअल यूट्यूबर्स हैं, उनको वो इंटरव्यूज देते हैं। अब एक नई चीज और देख रही हूँ मैं राहुल गांधी की, कि वो जैसे फूड ब्लॉगर्स हैं उनको दे रहे हैं, लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स हैं उनको इंटरव्यू दे रहे हैं, या इंटरव्यू नहीं भी दे रहे हैं तो उन्होंने अपना खुद का एक तरह से कम्युनिकेशन का मेथड उन्होंने इजाद किया है कि कभी वो ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ जाते हैं, कभी मैकेनिक से बातचीत करते हैं, कभी झुग्गी बस्तियों में चले जाते हैं, कभी खेत में जुताई करने लगते हैं, बुआई करने लगते हैं। ये क्या स्ट्रेटेजी है, रणनीति क्या है ये? देखिए बहुत बड़ा वर्क था जिन्होंने, जिसमें मतलब भारत जोड़ो यात्रा का जो आरफा जी आपने विषय लिया, भारत जोड़ो यात्रा को भी कुछ चैनल्स को, तमाम लोगों को बड़े ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि भारत जोड़ो यात्रा को कवर नहीं किया जाएगा, और भारत जोड़ो यात्रा जितना बड़ा इवेंट था उस तरह से कवरेज हमें नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेट मेथड इजाद किया गया, और मुझे लगता है बहुत अच्छा है, कारगर है। एक तरफ मन की बात होती है, एक तरफ सवाल होते हैं कि आप आम चूस कर खाते हैं, काट कर खाते हैं, आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, मतलब तमाम तरह के सवाल आपने भी देखे। और एक तरफ होता है कि आप जनता के बीच में जाएं, अपने मन की बात ना करके उनके मन की बात सुने। किसान जो है बैठ के किस तरह का खाना खा रहा है, उसकी चपाती के साथ रोटी के साथ सब्जी है कि नहीं है, उसके साथ वो किसान किस हाल में गुजर रहा है, ट्रैक्टर का डीजल किस भाव का है, धान अगर लग रही है तो धान में जो बच्चे भी काम कर रहे हैं क्या उनकी मजदूरी भी निकल पा रही है कि नहीं। एक तरफ भाषण है कि 2022 तक किसान की आमदनी डबल हो जाएगी, वो घट गई, उसके बावजूद मीडिया कहता है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। कहीं पर एमएसपी नहीं मिल रहा है, 700 किसान शहीद हो जाते हैं, गरीब आदमी मर रहा है, लेकिन चकाचौंध की दुनिया जो है वो ऐसा दिखाया जा रहा है। 8,000 करोड़ के जहाज में घूमने वाला चाय वाला है, और जिस तरह से टेलीप्रॉम्प्टर पे 4 सेंटेंस अगर पढ़ने नहीं आए तो बोल नहीं पाता है वो व्यक्ति, उसका कनेक्ट बहुत अच्छा है, मतलब इस तरह की इमेजेस बना दी गई। 4 सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं आप, लेकिन कनेक्ट बहुत अच्छा है। आवाज फंबल होती है तो वो बेंगलोर से ठीक होकर 3 सेकंड में टेलीकास्ट हो जाती है, लेकिन मोदी जी बोलते बहुत अच्छा है, तो इस तरह की इमेज बना दी गई। रुपया जो है वो डॉलर की तुलना में लगातार गिरा, सुसाइड रेट गिर गया, किसान की आत्महत्या के आंकड़े 2018 के बाद आने बंद हो गए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मजदूर ने आत्महत्या करनी 47% ज्यादा कर दी, चाइना ने हमारे पूरे घर को एक्सपोर्ट से भर दिया, लेकिन उसके बावजूद मोदी जी ने कमाल कर रखा है। तो इस तरह की इमेज के बीच में शायद माननीय राहुल गांधी जी ने समझा कि जनता के बीच में जाया जाए, मैकेनिक क्या सोच रहा है, मैकेनिक क्या कर रहा है, एक वो जो
बच्चा है, अपने पिता के साथ टायर का पंचर लगा रहा है, उसकी जीविका चल रही है कि नहीं चल रही है। मुझे तो लगता है स्कूल्स में भी जाना चाहिए। कोरोना के बाद एक बहुत बड़ा रेट ड्रॉप आउट्स का हुआ है, जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बच्चे जो 8वीं 9वीं में थे, वो धीरे धीरे अपने माँ बाप के साथ काम में लग गए। नहीं, लेकिन ड्रॉप आलोक आउट जी बीच में से एक सवाल ये पूछ लेती हूँ, चूंकि जो ओरेटरी का जिक्र हो रहा है कि बहुत बेहतरीन प्रवक्ता हैं, ये बात मैं उन लोगों को भी कहते सुनती हूँ जो कि भाजपा के समर्थक नहीं है। हालांकि मेरा ये मानना नहीं है, मैंने कभी नहीं माना कि नरेंद्र मोदी एक बहुत अच्छे वक्ता हैं। चाहे मैं उनकी राजनीति और उनकी नीतियों से असहमत होने के बावजूद अगर वो अच्छे वक्ता होते तो शायद मैं कहती, मेरा भी वही बिजनेस वही है, बिजनेस ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन मैंने देखा है कि आपकी भी पार्टी में शशि थरूर जैसे लोग और भी कई लोग कहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे वक्ता हैं। आप लगता है इस बात से सहमत नहीं है? आपकी पार्टी के लोग क्यों मानते हैं कि वो बहुत अच्छे वक्ता हैं? मैंने तो देखा अभी रिसेंट एग्जांपल आप देखिए यूएस में कि उनको 4 शब्द बोलने थे, यूएस से पहले वाला उनका ट्रिप था, उनको 4 शब्द बोलने थे यूक्रेन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने, तो वो भी डायरी पढ़ के बोल रहे थे। तो मैं ऐसे व्यक्ति जो 4 शब्द नहीं बोल पा रहा है, उसे आपकी पार्टी के लोग भी कहते हैं उनको कि बड़े बेहतरीन वक्ता हैं, वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरेटर हैं। देखिए, मुझे लगता है शशि थरूर जी भी बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, काफी नॉलेजेबल है। उनके किसी व्यक्तिगत टिप्पणी पर मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं उस पर टिप्पणी करूं, उनके किसी वक्तव्य के ऊपर। मेरे अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो ये है कि जिस व्यक्ति के मतलब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए और कहते हैं मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूं, और वहां पर अगर कन्वोकेशन पे जाते हैं और वहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ही उनको नहीं कहती है कि हमारे प्रोडक्ट हैं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हो, तो उनकी किस एंगल से उनका सब्जेक्ट में पकड़ होगी, वो वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स के बारे में कितनी नॉलेज रखते होंगे। मतलब ये बहुत बड़े सवालिया निशान। और गैस से पाइपलाइन से वो नाले से गैस बनेगी और राडार और पता नहीं कौन कौन से विषय हैं। लेकिन देश का मीडिया उनके एक बयान को कि आलू डालिए और सोना निकलेगा, मोदी जी का बयान था, और उसके बावजूद वो राहुल गांधी जी के नाम पर चला दिया गया। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उनको प्रोटेक्ट करता है इस चीज के लिए। उनका जब जब फेलियर होता है तो अगले दिन तमाम मीडिया चैनल्स के सर्वेज आने शुरू हो जाते हैं, मोदी वर्सेस राहुल, फलाना ढिकड़ा। मैंने एक दिन पूछा, मैंने कभी आपने अपोजिशन में तो 6 लोग ले लिए, केजरीवाल 2%, नीतीश जी 5%। मैंने कहा आप लोगों की हिम्मत नहीं होती कि योगी आदित्यनाथ को भी मोदी जी के पैरेलल रख दें आप? तो पूरा मीडिया का एक स्ट्रेटजी के तहत उनके इमेज को कैसे बिल्ड किया जाए। मोदी जी आते हैं, यूएस से ढोल नगाड़े टैक्स पेयर्स के पैसे से खर्च किया जाता है, कहां से पैसा आता है किसी को नहीं पता है। उनकी इमेज को बनाने के लिए पूरा काम ही ये होता है। मोदी जी के 9 साल के शासनकाल में मैंने एक बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता से पूछा कि भाई अभी तो हमें नहीं पता ड्रोन किस रेट में आया और आएगा भी कि नहीं आएगा। ताइवान ने डील कैंसिल कर दी 4 दिन पहले, चाइना हमारे ऊपर तंज कस रहा है। लेकिन मुझे बता दीजिए 9 साल में कोई एक बड़ी डील बता दीजिए मुझे। भाई आप प्राइवेट लोग अगर वहां से कोई टेक्नोलॉजी लाकर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो क्या देश के प्रधानमंत्री की विदेश नीति का हिस्सा है क्या? आप अडानी को अगर ठेके दिलवा रहे हैं तो क्या ये विदेश नीति है क्या? आप अगर दूसरी छोटे देशों को दबाव देके और किसी एक व्यक्ति विशेष को काम दिलवा रहे हैं तो क्या ये विदेश नीति है क्या? विदेश नीति तो यह है कि आप किस तरह से जियोपॉलिटिकली अलाइन करते हैं, कैसे आप जो हमारी पुरानी नीति आई है विदेश नीति, उसको कि भाई हम नॉन अलाइन मूवमेंट में चलेंगे, कैसे हम उसको रख सकते हैं। हम अगर जो बाइडेन के खिलाफ नमस्ते ट्रंप चला रहे हैं तो इससे बड़ा क्या मतलब विदेश नीति का फेलियर हो सकता। वही जो बाइडेन 2 साल तक हमें 2 साल तक एम्बेसडर नहीं देते हैं देश को, हम कहते हैं मास्टर स्ट्रोक है। अरे भाई 1.5 पेज का वो जम्मू कश्मीर के खिलाफ लिखकर चुनाव लड़ते हैं, क्यों? क्योंकि आप नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी और पता नहीं क्या क्या करते हैं। उसके बाद अगर वो ट्रंप हार जाते हैं तो अब विदेश नीति आपकी फेलियर है पूरी तरह से। आलोक जी मैं थोड़ा सा राहुल गांधी पे वापस आ जाती हूँ। आपने कहा कि भाई जो गोदी मीडिया है उसको ये हुक्म हुआ कि नहीं दिखाना है भारत जोड़ो यात्रा, और वाकई भारत के इतिहास में इतना बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हमारी आंखों के सामने हो रहा था जिसको कोई भी दिखाने को तैयार नहीं था। अभी मैं हाल ही में देखें तो तेलंगाना गए थे राहुल गांधी, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे और खुद जो पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है आपका वो वीडियोस दिखा रहा था। लेकिन मैं आपसे 2 चीजें जानना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि जब जो मीडिया आपको स्पेस नहीं दे रहा है, जो मुख्य धारा का मीडिया है, अब जाहिर है इसमें करोड़ों की तादाद में टीवी की स्क्रीन्स हैं जो अलग अलग जो भारत के दर्शक हैं वो देखते हैं, वही लोग जो दर्शक हैं वो वोटर भी हैं। ऐसे में आपकी स्ट्रेटेजी क्या ये है कि आप राहुल गांधी के यूट्यूब के जरिए
आप इन टीवी चैनलों का मुकाबला करेंगे, एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा, ज्यादा सा अटपटा लगा, वो ये था कि जब राहुल गांधी का ये पब्लिसिटी मटेरियल मैं देख रही थी, तो उसमें बहुत हद तक, चाहे वो जवान के प्रोमो और जो उसका उसके ऊपर शाहरुख खान का जो वॉइस ओवर है उसके ऊपर राहुल गांधी को छापना, बहुत ही मोदी स्टाइल मुझे पब्लिसिटी का एक अंदाज नजर आया। क्या ओरिजिनलिटी जो नजर आ रही थी अभी तक राहुल गांधी के एजेंडे में, उनकी पब्लिसिटी में, वो खो रहे हैं? आप नर्वस हो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मेरी पार्टी नर्वस है या विपक्ष नर्वस है। विपक्ष पिछले 1 साल में आरफा जी कहीं ना कहीं नर्वस के दौर से निकला है। विपक्ष के छोटे छोटे दल डर से बाहर आ रहे हैं। कुछ दल हैं जो बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं, क्योंकि इनका जो गुजरात मॉडल है वो यही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर और चपड़ासी तक हर आदमी के यहाँ पेगासस लगा दो। तो नर्वस कोई ने मुझे नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से बैंगलोर जाने के लिए तेजस्वी जी और लालू जी और नीतीश जी एक ही फ्लाइट में जाएंगे और जिस तरह का जेस्चर दिया जा रहा है, तो मुझे नर्वसनेस कहीं नजर नहीं आ रही है। जहां तक माननीय राहुल गांधी जी का पर्सनल व्यक्तित्व है, जितना मैं समझ पाया हूं, उनके यहाँ डर शब्द नहीं है। और वो शायद निडरता की वजह से ही एक व्यक्ति अकेला है जो पूरी सरकार को, एक तानाशाही सरकार को किस तरह से डराए हुए है, किस फिर तरह से उनकी स्टाइल की कॉपी क्यों की जा रही है? क्यों ढोल तमाशा, एडिटिंग के इफेक्ट्स के साथ इस तरह के प्रोमो बनाना, ऐसा क्यों किया जा रहा है? मुझे याद है पिछले 10 साल में लगातार, 2013 से भी अगर आप देखें तो लगातार जब मोदी को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा था, तब से लेकर अब तक उसी तरह से ढोल तमाशे और बहुत ही बैंग के साथ एकदम जो उनके वो बनते हैं, वीडियोस बनते हैं, उसी कमोबेश अंदाज मुझे नजर आया राहुल गांधी का, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। नहीं आरफा जी, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी एंगल से कांग्रेस पार्टी कभी भी मोदी जी को या जिस तरह का उनकी हार्डकोर राइट विंग की अप्रोच है उसको हम कॉपी करेंगे। हो सकता है कोई वीडियो इस तरह के आपके नॉलेज में आए हों, तो मैं उस पर नहीं मतलब बहुत ज्यादा फोकस कर पाऊंगा। लेकिन ढोल नगाड़े के साथ करना न कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है, न गांधी फैमिली की परंपरा रही है। और तमाम जो राज्य हैं उनकी किस तरह के रिवाज हैं। अब जैसे आप आंध्रा में जाएंगे तो वहां ढोल नगाड़े का ज्यादा प्रचलन होगा, बड़े होर्डिंग होंगे। आप अगर तमिलनाडु में जाएंगे तो पोस्टर बड़े मिलेंगे आपको, और 20-20 फुट के कपड़े के और उसके कागज के पोस्टर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं हर राज्य का अपना एक पब्लिसिटी का, पॉलिटिकल पब्लिसिटी का एक तरीका होता है। हो सकता है कहीं पर कोई चीज ऐसी रही हो, क्योंकि वही एजेंसीज, वही कॉर्पोरेट हाउसेज वहां भी कई बार काम करते हैं, उनको कॉपी करने वाले यहाँ पर भी आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे आपकी नहीं बात मुझे लगता कि समझ हम में आ गई। जी हाँ, ठीक है। आलोक जी, अब मोदी मैं जी को चाहती हूँ अगले 10 मिनट हम उस विचार पे बात करें कि किस विचार को लेकर कांग्रेस पार्टी अब अगले 2024 के चुनाव में उतरेगी। आपसे बातचीत करने से पहले मैं ये सोच रही थी कि 10 साल में पिछले जिस तरह का माहौल बनाया गया है कि भी देखिए नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी, ये सब मिलके हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये वोटर्स को बता रहे हैं। जो भाजपा, आरएसएस और नरेंद्र मोदी, उसका एक चेहरा है, मुखौटा है। क्या कांग्रेस पार्टी के पास उसके विकल्प के तौर पे कोई एक ऑल्टरनेट आइडिया है, कोई वैकल्पिक विचार है कि हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, तो हम देश को ये बनाना चाहते हैं, ये हमारा मॉडल है? क्योंकि आप इतना तो समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा इस वक्त भारत में जितनी अवेयरनेस पिछले 60-70 साल में कांग्रेस पार्टी ने जगाई या नहीं जगाई, इसका कहीं ना कहीं आपको इल्जाम भी लेना होगा कि सेक्युलरिज्म को लेकर, उदारता को लेकर, लिबरलिज्म को लेकर, इन तमाम वैल्यूज को लेकर बहुत कोई वोट नहीं है। इस पे लोग बात कर सकते हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग रोमांटिसाइज कर सकते हैं इन विचारों को, लेकिन इसको लेकर आपको कोई वोट देगा, मेरे ख्याल से तो आप भी नहीं सोच रहे हैं। तो ऐसे में रणनीति क्या है जब ये ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, हिंदू राष्ट्र को ऑफर किया जाता है कि भाई आप हमें वोट देंगे तो हम आपके लिए ये हिंदू राष्ट्र लाएंगे, कांग्रेस पार्टी क्या देगी? देखिए आरफा जी, इसमें मैं कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की कमी भी मानता हूँ कि इतनी स्ट्रॉन्ग जो एक उन्होंने एक लाइन खींची है और एक डिवाइड पैदा कर दिया है, उसको शायद हम उस ढंग से टैकल नहीं कर पाए। वो बहुत सिस्टमैटिक वे में करते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री 80-20 की बात करें या शमशान कब्रिस्तान की बात करें, उनके सांसद रामजादे और दूसरे शब्द का इस्तेमाल करें, गोली मारने वाले लोग संसद में बैठे हैं, तो जिस तरह की रणनीति कांग्रेस पार्टी की होनी चाहिए थी, शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें कमी रही है। जहां तक आपका शब्द है हिंदू राष्ट्र, देखिए वो बहुत सिस्टमैटिक वे में देश को, क्योंकि उनका पुराना इतिहास ब्रिटिशर्स के टाइम से आरएसएस का वही रहा है कि किस तरह से डिवाइड एंड रूल करें।
और जितना वो उनकी सरकार राज्यों में और केंद्र में फेल होती है, वो उतना उस मुद्दे को उठाते हैं। आप देखिए उत्तराखंड और यूपी का चुनाव था तो तमाम मुद्दे ज्यादा उठे। जिस तरह से तमाम धर्म संसद आनी शुरू हुई, हरिद्वार में धर्म संसद हो रही है, इंदौर में हुई थी, उज्जैन में हुई थी, कहाँ हुई थी, जिसमें महात्मा गांधी को देशद्रोही और तमाम शब्दों का इस्तेमाल हुआ। तो मुझे लगता है कि बहुत सिस्टमैटिक वे में आरएसएस की जो तमाम शाखाएं हैं वो काम कर रही हैं। आज हालत यह है कि एक माइनॉरिटी का या दलित का बच्चा अगर अच्छे कॉलोनी में जाकर एक कमरा लेकर पढ़ना भी चाहे तो पढ़ नहीं सकता है, उसको कमरा नहीं मिलेगा सरनेम देखकर। मैं एक इंटरव्यू बोर्ड में बैठा था, एक बच्ची टीचर का एक इंटरव्यू देने आई जो मुस्लिम नेम था, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, ना स्कूल का ना उसका। तो पहले ही इंटरव्यू लेने वालों ने 4 लोगों ने मुझे कहा कि भाई शर्मा जी इनको तो रहने ही देते हैं। जब इस लेवल पे मैंने उन बच्ची को सेलेक्ट किया, 2 साल उसने उस पब्लिक स्कूल में पढ़ाया, फिर उसका गवर्नमेंट स्कूल में सिलेक्शन हुआ। तो जब इस तरह से डिवाइड हो जाएगी सोसाइटी, समाज, तो जिस तरह की अपोजिशन की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी वो शायद हमारे पास नहीं रही। उन्होंने अपने कुछ पॉलिटिकल अपोनेंट्स को भी अपने एजेंडे में तैयार कर लिया है। जैसे केजरीवाल है, केजरीवाल पूरी तरह से उनके एजेंडे में काम करते हैं, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे वो तबलीग की जमात का मुद्दा हो, चाहे मीडिया को हैंडल करने का मुद्दा हो। ओवैसी है, ओवैसी का भी सेम बिल्कुल जो गाइडलाइन वो देते हैं उसी पर चलते हैं। ओवैसी अगर 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे कर्नाटक में, लेकिन उनका जो मीडिया था वो ओवैसी को दिखाते थे, हर में उनका प्रवक्ता बैठता था। गुजरात में मात्र 7 सीटों पर चुनाव लड़ी ओवैसी की पार्टी, लेकिन हिंदू मुस्लिम करने में वो पूरी मदद करते हैं। आप देखिए कि ओवैसी ने 2022 के अंदर जनवरी में एक स्टेटमेंट दिया, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मैं योगी जी को चैलेंज करता हूं कि वो मेरे से इस मुद्दे पर बात करें। 10 मिनट में एएनआई का इंटरव्यू लेने वाला पहुंच जाता है योगी जी के पास, वहां से रिस्पॉन्स आता है कि हमें चैलेंज स्वीकार है। मतलब पूरा एजेंडा उनका चलता है, मीडिया उसमें एक सीमेंटिंग फोर्स का काम करता है। उनका जो पूरा पैटर्न है, मतलब जो इमारत बनती है, ईंटें जातिवाद की हैं और जो मसाला है वो धर्म का है उनका, और प्लास्टरिंग जो है वो मीडिया कर देता है चकाचौंध की। अंदर क्या है वो पता नहीं चल पाता है। आपका जो मूल सवाल है कि क्या कांग्रेस उसके लिए इक्विप्ड है कि नहीं है, सेक्युलर जो है, सेक्युलरिज्म का वो जो वर्ड है ये बहुत अच्छा शब्द था, और भारत में जिस तरह की विविधता है, सेक्युलरिज्म हो या विविधता को कैसे मेंटेन किया जाए वो बहुत जरूरी है देश के लिए। ये देश केवल काउ बेल्ट नहीं है, ये देश केवल हिंदी भाषा की जो बेल्ट है, जहां तक नोएडा के चैनल्स की रीच है, केवल वो देश नहीं है। ये साउथ इंडिया अलग है, ईस्ट अलग है, नॉर्थ ईस्ट अलग है, और मणिपुर को देखने के बावजूद भी देश की जनता नहीं समझ पा रही है। नहीं तो कि फिर आलोक जी यूसीसी का जवाब क्या एजेंडा हुआ? मैं कह रही हूँ कि क्या एक इस तरह के कंफ्यूज मैसेजिंग के साथ आप जाएंगे 2024 में, या भारत जोड़ो का जो एक सिंगुलर मैसेज था कि देखिए ये एंटी कम्युनल सांप्रदायिकता के खिलाफ ये यात्रा है, राहुल गांधी और उनकी पार्टी, क्या इसको लेकर एक सोच है? मैं ये समझना चाहती हूँ कि चूंकि एक क्लियर मैसेजिंग मुझे सिर्फ नजर आई वो थी भारत जोड़ो के जरिए, क्या यही 2024 तक की मैसेजिंग रहेगी, या ये कंफ्यूज होकर इसमें आप आ जाएंगे राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, या मैं कहूंगी सुरक्षा के, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर, या फिर महंगाई के मुद्दे पर, या इन तमाम मुद्दों का एक तरह से कोई मिश्रण होगा, कोई सिंगुलर मैसेजिंग होगी 2024 की? देखिए, सिंगुलर मैसेजिंग नहीं हो सकती है। मैसेजिंग तो होलिस्टिक अप्रोच में ही रहेगी। आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा भी रहेगा, इनके झूठ भी रहेंगे, महंगाई भी रहेगी, बेरोजगारी भी रहेगी, किसान का मुद्दा भी रहेगा। और मुझे लगता है कि कोएलिशन गवर्नमेंट्स का युग है। 18 तारीख को, जो 17-18 तारीख को बेंगलोर में मीटिंग होने जा रही है, इसमें मुद्दे क्या होंगे इस पर एक चर्चा होना मुझे लगता है कि अहम विषय होगा, और कांग्रेस पार्टी उसमें अपना मत रखेगी। मैं आपकी बात से एक एंगल से सहमत हूं कि अभी तक जिस तरह का स्टैंड आना चाहिए था वो नहीं आ पाया, और उसमें बहुत रोल रहे जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका भी एक नेगेटिव रोल सामने देखने को मिला। आप देखिए कि ईडी, सीबीआई के डायरेक्टर के ऑफिस को रात को 2 बजे जाकर दिल्ली पुलिस कब्जा कर लेती है और उनको आज तक पेंशन नहीं मिलती है। तो क्या कारण था? राफेल का और तमाम चीजें। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के भी कुछ जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए या जजमेंट्स आए या ऑब्जर्वेशंस आए, उसने भी देश को बहुत निराश किया। लेकिन उसके बावजूद
कांग्रेस पार्टी को मैं समझता हूं, मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं और कांग्रेस से पहले मैं देश का सिपाही हूं। जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन को हमें और मजबूत करना चाहिए था, जिस तरह से हमें तमाम चीजें उठानी चाहिए थी, शायद उसमें और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता थी। खड़गे जी के आने के बाद कुछ चीजें और परिवर्तित हुई हैं। मुझे लग रहा है कि ग्राउंड पे हम ज्यादा मजबूत होंगे आने वाले टाइम। जी हाँ, अभी मैं देख रही थी जयराम रमेश का जो ट्वीट था, उन्होंने खासकर एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने उठाया है कि किस तरीके से जो संसद के जरिए जो अप्रूव्ड बजट था अलग अलग मिनिस्ट्री के लिए, पब्लिसिटी के लिए, उन तमाम मिनिस्ट्री से उन बजट को, उन पैसे को उठाकर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन जो कि जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करता है, उसमें ये डाइवर्ट किया जा रहा है। तो 2023-24 के लिए जो फंड 200 करोड़ होना था, अब वो ये कह रहे हैं कि मई में जो ये फैसला हुआ है, मई का जो ऑर्डर है उसके तहत अब ये 750 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो जिस चीज को मैंने शुरुआत की थी इंटरव्यू से, उसी पे मैं खत्म भी करना चाहती हूँ कि अब ये 200 करोड़ के बजाय 750 करोड़, चाहे पार्लियामेंट ने अप्रूव किया या नहीं किया, लेकिन मोदी सरकार के लिए तो इतना पैसा अवेलेबल है। अब ऐसे में जब जनवरी में राम मंदिर के कपाट खुल जाएंगे, ऐसे में तो विपक्ष के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा पूरा। आप ये देखिए कि मैं कहूंगी ये जिस तरह की मैसेजिंग बीजेपी आरएसएस करना चाहते हैं, ऐसी बाढ़ आएगी कि कांग्रेस पार्टी और बाकी ऑपोजिशन पार्टियां बहती नजर आएंगी। देखिए, मुझे लगता है कि ये सरकार जो चल रही है, ये ईडी स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट है और पब्लिसिटी स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट है। 7-8 हजार करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट के साथ मोदी जी आगे मूव करते हैं, तो उस एडवर्टीजमेंट का क्या क्या प्रभाव है ये पूरा देश देख रहा है। आप देखिए, चुनाव आता है तो अखबारों के पन्ने पे जो इनका 3 रंग का भगवा कलर की पट्टियां होती हैं, पट्टियां बदल जाती हैं। ये पैसा ही सब कुछ करता है। सोशल मीडिया पर हर तीसरी चौथी पोस्ट जो है मोदी जी की है। आप ट्विटर हो, गूगल हो, तमाम ऑफिसेस को डरा कर धमका कर रखना चाहते हैं। बीबीसी अपनी डॉक्यूमेंट्री नहीं ला पाती है। तो हर तरह से हम बार बार जो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, द वायर के माध्यम से मैं जनता को कहना चाहूंगा कि यही जो आरफा जी ने तमाम चीजें हमें बताई कि आप असली मुद्दों को भटकाएंगे और इस तरह के मुद्दे लेकर आएंगे जिनका देश की जनता से सरोकार नहीं। आज देश 140 करोड़ से ज्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हो गई है, लेकिन किसी एक मीडिया चैनल ने ये डिबेट नहीं की कि हिंदुस्तान आबादी में चाइना से ऊपर चला गया 4 महीने पहले, तो हमारी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, हमारा पॉपुलेशन पिरामिड क्या होना चाहिए, हम जॉब्स दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, एसेट्स बनेंगे यूथ या लाइबिलिटी बनेंगे, किसी ने डिबेट नहीं की। तो मुझे लगता है देश की जनता समझ रही है इन चीजों को। आरफा जी, मैं ग्राउंड पे बहुत काम करता हूं। मैं अभी भी, आप देखिए मेरा गला बैठा हुआ है। मैं 3 दिन से मध्य प्रदेश के इंटीरियर्स में था। बहुत लोगों से मैंने चर्चाएं की हैं। मुझे लगता है जमीन पर हालात बदल रहे हैं। जो लोग मोदी जी की भक्ति करते थे, जो लोग आरएसएस को भगवान मानते थे, उनको अब समझ आने लगा है। एक अच्छा खासा वर्ग कांग्रेस की तरफ वापस लौट रहा है। मध्य प्रदेश, आप देखिए तेलंगाना की भीड़, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये चारों राज्य कांग्रेस पार्टी जीतेगी और बहुत अच्छे बहुमत से जीतेगी। लेकिन उसके बाद हम मार्च, अप्रैल, मई, राम मंदिर के कपाट खुलना और तमाम चीजें जो हैं, उसके लिए हमें स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि भाई राम मंदिर ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, राम मंदिर बन रहा है। वीएचपी के लोगों ने तमाम जमीनें हड़पी, वहां पर 10 मिनट के अंदर दूसरी रजिस्ट्री हुई, करोड़ों रुपए के गबन हुए। ये सब चीजें हमें पहुंचानी होंगी कि राम मंदिर इंपॉर्टेंट नहीं, राम राज्य इंपॉर्टेंट है। यूपी में अगर एक लड़की को रात को 2 बजे मिट्टी का तेल जलाकर पुलिस और डीएम की मौजूदगी में उनकी नॉलेज में डालकर जला दिया जाता है, तो वो राम राज्य होना चाहिए या केवल राम मंदिर के कपाट खुलने से बेरोजगारी कहीं पर दूर हो सकती है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हरिद्वार में बीएचईएल में 300 लोगों को बाहर किया गया। एक फैक्ट्री थी, उसमें से 300 में से 289 लोग, 289 हिंदू थे, 11 लोग केवल माइनॉरिटी के थे। तो हिंदुओं को भी, भाइयों को भी समझना होगा कि ये जो हिंदू मुस्लिम का डिवाइड करके हमें पर जिस तरह का एक व्यू रचना करते हैं, अब नया शगुफा यूसीसी ले आए हैं। मणिपुर देखने के बाद भी देश की जनता समझे कि यूसीसी केवल और केवल किस तरह से डिवाइड एंड रूल किया जाए, उसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई नहीं है, 371F का कुछ लेना देना नहीं है, पूरा नॉर्थ ईस्ट जल जाएगा, किस तरह से क्या करेंगे आप, कोई क्लैरिटी नहीं। देश के प्रधानमंत्री
हर चुनाव से 1 साल पहले लॉ कमीशन बना के बैठ जाते हैं, दुर्भाग्य है। लेकिन आप देखिए यूसीसी के मुद्दे को देश के प्रधानमंत्री ने जिस फोर्स के साथ उठाया, जनता ने उस फोर्स के साथ एक्सेप्ट नहीं किया। जी हाँ, आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और उम्मीद हम ये करते हैं कि एक तरह के ये संदेश के तौर पर भी आपकी पार्टी के पास जाए। और खासकर मेरा इंटरेस्ट इसलिए भी है ये तमाम बातें करने में, क्योंकि मैं समझती हूँ कि एक लोकतंत्र के लिए सत्ता पक्ष जितना जरूरी होता है, उतना ही मजबूती से खड़े रहना विपक्ष का भी जरूरी है। ऐसा ना हो कि हम एक पार्टी का देश, एक पार्टी की सरकार बन जाएं, जैसे बाकी देशों में हमने देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।